नमस्कार। 9 तरह के ऐसे काम जो हमें करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में वेल्थ बनाने से पहले। आप वेल्थ बनाने की शुरुआत करें उससे पहले ऐसे कौन-कौन से 9 काम हैं जो हर किसी को करने की ज़रूरत है। मैंने इसकी लिस्ट बनाई और सोचा आप सबके साथ में शेयर करूँ। डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। नमस्कार, मैं हूँ विप्लव मजुमदार। आई एम फाउंडर ऑफ प्लान योर वर्ल्ड ट्रेनिंग अकेडमी। मेरा ये मानना है कि आपका एडवाइज़र कोई और हो ही नहीं सकता। खुद पढ़ाई करके आप ज़्यादा अच्छा कर पाते हैं अपने पैसे को मैनेज। और इंडिया में जो एडवाइज़र्स हैं वो सिर्फ़ आपको कोई ना कोई प्लान सेल कर सकते हैं। आपका एडवाइज़र आपको ही बनना पड़ेगा। planyourworld.com वेबसाइट पे आप इसको सीख सकते हैं। 2 लेवल के कोर्सेज़ होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 2 से आप अपना फाइनेंशियल प्लान भी बना सकते हो। और कॉन्सेप्ट्स की जब मैं बात करता हूँ कि फाइनेंशियल प्लानिंग के कॉन्सेप्ट्स किस तरीके से लोग बनाते हैं, वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। 9 इस तरीके के काम निकल के आए जो हर किसी को करने की ज़रूरत है। वन बाय वन डिस्कस करता हूँ कि आप कैसे अपने कामों को करेंगे। पहला पॉइंट आता है, जब भी कोई व्यक्ति अपना करियर स्टार्ट करता है, इन्वेस्टिंग की शुरुआत करता है, बाय डिफ़ॉल्ट हमें सेविंग्स सीखनी नहीं पड़ती है। बचपन से मार-मार के, पिटाई करके हर किसी को माता-पिता ने सिखाया हुआ है कि सेविंग करनी है। हम यकीन ही सेविंग में करते हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर है। और इतना अनसर्टेन रहा है हमारा हिस्ट्री। हम सभी ने एक पार्टीशन का एक ट्रॉमा हम सभी ने देखा है देश में। एक अनसर्टेनिटी रही। हम सभी ने देखा, लोग परिवार छोड़ के कहीं न कहीं आगे निकल गए, कहीं जॉब में चले गए, शहरों में बस गए गाँव को छोड़ के। अल्टीमेटली न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती गईं और आपको मनी मैनेजमेंट से ही अपनी चीज़ें करने की ज़रूरत पड़ने लगी। बहुत ज़्यादा आश्रित हो गए हम अपने जीवन में अपनी जॉब के ऊपर और उसके बाद की ज़िंदगी आपकी जो पैसे हैं, जो आप बचाते हो उसके ऊपर। अब मुद्दा ये आता है, सेविंग तो हमें पता है, सेविंग के बाद क्या करना है। तो एक बंदा जब जॉब में आता है तो सबसे पहले मुद्दा ये बनता है कि भाई सेविंग करो, सेविंग करके कुछ चीज़ें करनी है। अब सबसे पहला पाला पड़ता है बैंक अकाउंट का। तो आप नोटिस करिए कि बैंक अकाउंट में आपने सेविंग अकाउंट ओपन किया, आपने 3% का रिटर्न ले लिया, कोई आजकल 4 भी देता है, 5 भी देता है, लेकिन मुद्दा ये है कि कुल मिला के हमने रिटर्न माँगा नहीं, जो उन्होंने दिया हमने ले लिया। अब सेविंग अकाउंट में आप कह सकते हो वेल्थ बनानी है, तो सेविंग अकाउंट की बात कहाँ से आ गई? भई सेविंग अकाउंट, जो आपकी सेविंग होगी उसी को तो इन्वेस्ट करने वाले हो। सो अल्टीमेटली अगर सेविंग को इन्वेस्ट करोगे, सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मेरे पास सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है, कुछ तो मिल रहा। तो वेल्थ बनाने की अगर बात करूँ तो इसका मतलब कहीं न कहीं बहुत बड़ी गलती है। वेल्थ बनानी है तो सबसे पहला काम क्या करना है? सेविंग अकाउंट में वो पैसा रखना है जिसको हम बोलते हैं पार्किंग फंड। आपको वो पैसा किसी काम के लिए चाहिए, कुछ समय के लिए आप उसको पैसे को रख रहे हैं। अब मैं देखता हूँ लोग मनी आईक्यू में आते हैं, 50 लाख रुपए सेविंग अकाउंट में रखा। अब जिसका खर्चा मान लीजिए महीने का 20,000 हो, उसके सेविंग अकाउंट में अगर 50,000 है तो भी वेस्टेज ऑफ मनी है। भाई वेल्थ तो नहीं बन रही, आपके पास में जो पैसा आप रखा है सेविंग अकाउंट में, अल्टीमेटली इन्फ्लेशन अगर ज़्यादा है, टैक्स पड़ता है, तो अल्टीमेटली आपका नुकसान हो रहा। देन सेकंड पॉइंट आता है कि इसका क्या किया जाए? तो सेविंग अकाउंट में आपको करनी है ऑटो एफडी। बहुत सारे लोग इतना लेज़ी होते हैं इस पार्ट पे कि नहीं कौन जाएगा बैंक में? अरे आपका पैसा बैंक अकाउंट में रखा है, उस पे अगर आपको 2% भी ज़्यादा मिल जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो अगर स्टेट बैंक की बात करें तो इट इज़ नोन एज़ एमओडी, अगर आप बाकी बैंकों में बात करें तो स्वीप इन एफडी कहीं पे कही जाती है। तो आप बैंक को एक मैंडेट दे सकते हैं कि भाई 25,000 रुपए, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, जो भी अमाउंट आपको ठीक लगे, 10 लाख आपको ठीक लगे कि रोज़मर्रा के काम के लिए आपके पास जो पैसे की ज़रूरत है। अभी लोग कमेंट करके कहेंगे 10 लाख किसी का होता है क्या? होता है भई, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कोहिनूर खरीदने वाले भी लोग हैं और वहाँ पे कम पैसे में गुज़ारा करने वाले लोग भी हैं। हर तरह के लोग एक सोसाइटी में होते हैं। अब मुद्दा ये आता है, जो अमाउंट आपको लगे कि आपके लिए कंफर्टेबल है, इस अमाउंट के साथ महीने का एक पैसा रख लिया जाए, किसी के लिए वो 1 लाख है। आपने बैंक को लिख दिया कि 1 लाख के ऊपर का जो भी पैसा है उसकी एफडी कर दी जाए, ऑटो एफडी। उसके लिए आपको ना बैंक जाने की ज़रूरत है, कोई चेक आएगी तो बैंक ऑटोमैटिकली आपकी वो एफडी ब्रेक कर देगा और चेक को ऑनर कर देगा, चेक पास हो जाएगी आपकी। तो ये फीचर एक ऐसा है जो हर किसी के अकाउंट में होना चाहिए, चाहे आपका अकाउंट हो, बच्चों के अकाउंट में अगर मिल जाए तो भी। तो ये पहले नंबर पे आता है। सेकंड नंबर पे बात आती है कि आपको अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है, बच्चों के लिए एसआईपी करनी होती है, कई बार दूसरे प्लान्स की ज़रूरत होती है। याद रखिएगा, दूसरे प्लान्स लेने की ज़रूरत नहीं है, नुकसान ज़्यादा होता है। इंडिया में जितने इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, उनमें से 90% इन्वेस्टमेंट प्लान में नुकसान होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। मनी आईक्यू जिन्होंने किया है, दे नो दिस, वरना पुराने कॉन्सेप्ट से चलते रहिए। ये वैसा ही है कि 40 के ऊपर के लोगों से पूछ लीजिए
कि आपकी हेल्थ कैसी है? बोलेंगे ठीक है, अगर एंजियोग्राफी हुई तो पता चला हर एक के स्टेंट लगने की ज़रूरत पड़ जाए। तो मुद्दा ये आता है कि ऐसे ही फाइनेंशियल हेल्थ की भी बात आती है। अब बच्चे की अगर इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं, तो बच्चे के इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करना है? मैं देखता हूँ पिताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं, माताजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। क्यों? भाई पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा आप ही कमाओगे, आप ही करोगे इन्वेस्ट। लेकिन आपके खाते से क्यों? तो बच्चे का अकाउंट भी होना चाहिए। अपने-अपने बच्चों के अकाउंट ओपन करिए, बच्चों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करिए, वहाँ से इन्वेस्ट करिए, ताकि आपके पास में काफ़ी सारी टैक्स सेविंग भी हो जाती है, लेकिन बच्चों का अकाउंट से ही करना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा, इसके नियम बहुत सारे हैं। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है कि टिप्स में सुन लिया, उसके बाद कर लिया, तो होता क्या, हिट विकेट होता है क्रिकेट में। लेकिन बच्चों के अकाउंट से ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, वेल्थ बनानी है तो। थर्ड नंबर पे बारी आती है म्यूचुअल फंड्स की। अगर आप एमएफ यूटिलिटी या एमएफ सेंट्रल में अकाउंट नहीं है, आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट करते हैं, किसी एजेंट ब्रोकर के ज़रिए इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टॉप दैट। सिंपली आपको एसआईपीज़ रोक के आप अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं एमएफ यूटिलिटी या एमएफ सेंट्रल के ज़रिए। ये दोनों ही एक तरह से रजिस्ट्रार हैं। ये आपके लिए ट्रांज़ैक्शंस करते हैं। आप अपने अकाउंट इनके पोर्टल पे ओपन कर सकते हैं केवाईसी के साथ में। सब कुछ फ्री है, मैं कोई एफ़िलिएट मार्केटिंग नहीं करता हूँ, आपके भले के लिए है, आपकी मर्ज़ी हो करें, ना मर्ज़ी हो ना करें। आपको अगर लगता है 10,000 की एसआईपी पे आपको 30-40 लाख रुपए का कमीशन देना है, आप ही के फंड वैल्यू में से कट के निकलेगा, सो आपकी मर्ज़ी है, आप देना चाहते हैं ज़रूर दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये पैसा आपके बच्चे के काम ज़्यादा आएगा, आपके बुढ़ापे में ज़्यादा अच्छा इसका यूज़ हो सकता है, तो फिर अपने पैसे को बढ़ाओ, उसी पे करोड़ों रुपए का फ़र्क आ जाता है। मैंने सिर्फ़ 60 की उम्र तक जोड़ा, आप 70, 75, 80 की उम्र तक अगर इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो बहुत बड़ा फ़र्क आ जाता है, करोड़ों में होता है। तो एमएफ यूटिलिटी या एमएफ सेंट्रल का अकाउंट ज़रूर ओपन करना चाहिए। इसमें भी आप छोटी-सी बात ध्यान रखें कि सिर्फ़ इतनी जानकारी पे दौड़ना अच्छा नहीं होता। डिस्क्लेमर ज़रूरी है कि आपको कुछ भी करना है तो हैंड होल्डिंग चाहिए, या तो किसी जानकार व्यक्ति से इसको समझें, और अगर आप पहली बार ये सब सुन रहे हैं, तो मेरा सजेशन यही है कि क्लास से सीख लीजिए। ये क्लास आपके लिए पूरे इन्वेस्टिंग की दुनिया को बदल देता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है चौथे नंबर पे, जो काम हम सबको करने की ज़रूरत है। हम सब इंडिया में क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि बेस्ट स्कीम मुझे मिल जाए, कौन सी स्कीम में पैसा लगाऊँ, मेरे लिए सबसे बढ़िया इंश्योरेंस कौन-सा होगा, कौन-सा म्यूचुअल फंड बढ़िया है, कौन-सा पेंशन प्लान बढ़िया है। मुझे याद आया, अभी कुछ दिन पहले मैंने पेंशन प्लान के ऊपर वीडियो डाली, पेंशन प्लान इज़ नॉट डिपेंडेबल। लोग मुझे कहते हैं सीधा-सीधा बता दो ना कौन-सा प्लान लेना है। अरे भैया, ज़िंदगी आपकी है, आपको केयरफुली चलना है। सो व्हाट हैपेंस इज़ कि आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया, किस बेसिस पे? पुराने कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे, वही रिटायरमेंट और पेंशन में नहीं। ध्यान रखिए, आपको अपना ऑब्जेक्टिव्स क्लियरली डिफाइन करने पड़ते हैं कि आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए। हम लोग माँगते क्या है? हम बोलते हैं हमें सेफ्टी चाहिए। भैया बैंक एफडी कर लो, सेफ्टी नहीं है, लेकिन हमारे साथ सिखा दिया तो हमने मान लिया। हमने कहा पेंशन प्लान चाहिए, पेंशन से काम हो जाएगा। अभी एक व्यक्ति ने मुझे व्हाट्सएप पे लिखा, व्हाट्सएप को मैं देख पाता हूँ, दिन का 1 घंटा मैं उस पे देता हूँ, जो व्हाट्सएप हमारा कंपनी वाला है। सो फेसबुक से डायरेक्टली चलता है वो। सो उन्होंने लिखा कि मेरे पास में एक 80 लाख रुपए है, इससे मुझे पेंशन चाहिए, लगभग 40,000 महीने की पेंशन चाहिए। मैंने पूछा कितने साल के लिए? 2 साल के लिए मिल जाए चलेगा? तो अगेन बोलते हैं नहीं पूरी ज़िंदगी। मैंने कहा खर्चा कैसे चलेगा? अगर आप 10 साल पहले की बात करो तो हो सकता है उनका खर्चा 20,000 से चलता होगा, आज 40,000 माँग रहे हैं, 10 साल के बाद इसी की जगह 80,000 चाहिए, तब बिना सोचे क्यों इन्वेस्ट करना? अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करो। आज 2025 है, 2040, 50 आते-आते आपके जीवन में ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं? कौन-कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपकी लाइफ में? उनकी प्रॉपर एक लिस्टिंग कर लो, कितना पैसा चाहिए, महँगाई के साथ कितना लगेगा? विदाउट दिस इफ यू आर इन्वेस्टिंग, तो ये मॉर्निंग वॉक करने जैसा है, एथलीट होने जैसी तैयारी तो नहीं है। सो गोल्स को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है। चौथे नंबर पे ये आता है, नो एडवाइज़र टॉक्स अबाउट दिस बिकॉज़ उनको कुछ नहीं पड़ी आपकी लाइफ से रिलेटेड। उनका एक ही मकसद है कि आप एक स्कीम खरीद लें जो पैसा बचा रहे हैं। और वो पैसा किसके लिए बचा रहे हैं आप ही समझिए। हर दिन आप पैसा बचाते हो अल्टीमेटली किसी न किसी फाइनेंशियल स्कीम में फँसने के लिए। ये बात 90% लोगों के लिए एकदम सटीक बैठती है। 4 पॉइंट हमने कवर कर लिया। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ 5th वन। अब आपको करने की ज़रूरत होती है बजटिंग। मैंने देखा लोगों को अपनी सेविंग्स नहीं पता। 2006 से मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ, लोगों से पूछ लीजिए आपकी सेविंग क्या है? दे डोंट नो। जिन लोगों की कैश में इनकम आती है उनको नहीं पता, जो नौकरी पेशा वाले हैं वो अंदाज़े में बात करते हैं।
लेकिन सच्चाई ये है कि एक्चुअल अमाउंट अगर सेविंग की बात करिए, आपको लगता है 20,000 सेविंग है, 50,000 सेविंग है, महीने के अंत में आखिरी डेट में आपके अकाउंट में क्या उतना पैसा बचा? जितना पैसा बचता है ना खाते में, उसी को सेविंग मानो, प्लस उसमें एसआईपी जोड़ दो, प्लस पीएफ जोड़ दो, प्लस उसके अंदर में अगर आपने कोई भी किसी तरह का इंश्योरेंस प्लान ले रखा है, उन पैसों को जोड़ दो। सेविंग्स को जोड़ना है तो एनुअल मोड पे ही बजटिंग करने की ज़रूरत है और हस्बैंड वाइफ को अलग-अलग बजटिंग करने की ज़रूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान रखिएगा, टिप्स पे बात कर रहा हूँ। टिप्स इसी तरीके से आती हैं। मुद्दा ये है कि आपको टिप्स के बेसिस पे अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सुन करके अगर कोई टॉप कर सकता जीवन में तो बहुत अच्छा था, लेकिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी इम्पोर्टेंट है अपने आप में, लेकिन डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ज़रूर ध्यान में रखिए। ये बात मैं इसलिए नहीं बोलता कि आप पढ़ें और हमारे थ्रू पढ़ें, नहीं, आप कहीं से भी पढ़ो। आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल एजुकेशन लेने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे वीडियोज़ में 1-2 पॉइंट भी लगता है यूज़फुल है, तो यू नीड टू गो थ्रू द एंटायर कोर्स। मनी मैनेजमेंट वुड बी डिफरेंट। अगर आपकी उम्र 30 है ना, तो आप ईज़िली अपने जीवन के 20 साल बचा सकते हो इस एजुकेशन के साथ। मैंने भी फर्स्ट टाइम देखा था ना ये सब अपने जीवन में, तो आई वाज़ शॉक्ड और इसीलिए प्लान योर वर्ल्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट किया ताकि आप अपनी चीज़ों को खुद मैनेज कर सकें। नो एडवाइज़र विल मेक यू रिच। किसका इंटरेस्ट है आपको अमीर बनाने में? कोई नहीं। देन बजटिंग में आपको इतना करना है कि हर महीने आपकी जो भी खर्चे होते हैं उसको लिखिए और मैंने एक बात नोटिस की कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल डू बजटिंग इन द मैनर कि उन्होंने खर्च किया और लिख लिए। आपको क्या करना चाहिए बजटिंग में? यू शुड हैव अ बजट। पहले से एक बजट बनाइए और उसके अकॉर्डिंग खर्च करिए। दोनों में अंतर है। बुजुर्ग कहते हैं आप खर्च करके लिख लो। अरे आप बजट बनाओ और उस हिसाब से खर्च करो, तब आपकी सेविंग्स आएगी। नाउ कैलकुलेट द सेविंग्स अकाउंट वाइज। आपकी फैमिली में किसकी कितनी सेविंग्स है, आपकी सेविंग कितनी है, आपकी वाइफ की सेविंग कितनी है, इस तरह से अलग-अलग कैलकुलेट करिए। बच्चे की सेविंग कितनी हो रही है, एचयूएफ है तो उसकी सेविंग कितनी है। हर अकाउंट की सेविंग अलग पता होनी चाहिए हमें। सो 6th पॉइंट इज़ एनुअल सेविंग्स, जिसको मैंने कवर किया। एनुअल सेविंग आपको नेक्स्ट ईयर की भी जानने की ज़रूरत है। आपका इंक्रीमेंट आएगा, आपके पास में कुछ बोनसेस आएँगे, कुछ इंसेंटिव्स आएँगे, वो सब कैलकुलेट करने की ज़रूरत है आपको। देन 7th पॉइंट इज़ टेकिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। आप चाहे इस फाइनेंशियल एजुकेशन को किसी भी दूसरी जगह से ले लें, ये बात मैटर नहीं करती है। मुद्दा ये है कि आपको पढ़ने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। जो भी कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं, यकीन मानिए मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स आपको रटाए गए हैं। किसी न किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक ने या फिर इंश्योरेंस कंपनी ने आपको रटा दिया है। और जब भी आपसे ये बोला जाता है कि ये प्लान ना ये सेविंग्स प्लान है, तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपकी बहुत बड़े वाले नुकसान की तैयारी हो रही है। जब भी कोई व्यक्ति बात करेगा, आपके लिए एक सेफ इन्वेस्टमेंट ढूँढा है, एक बहुत अच्छी स्कीम आई है। अच्छी स्कीम है, मार्केटिंग का खर्चा कौन दे रहा है? अच्छी स्कीम है, पेपर ऐड का खर्चा कौन दे रहा है? याद रखिए, जब भी कोई बहुत ज़्यादा मार्केटिंग वाला कोई भी चीज़ देखें तो आप नहीं ले सकते और रिटायरमेंट में बहुत दिक्कत आ जाती है अगर आप लेट होते हैं तो। क्रिकेट में जैसे आस्किंग रन रेट की बात करूँ, सेम मैनर में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है अगर आपने सोच विचार में देरी करी। आपके मन में आ सकता है कि यूट्यूब की 50,000 वीडियोज़ हैं, उनको देखता रहूँगा, कर लूँगा, नहीं होने वाला है। कोई भी अगर फ्री में यूट्यूब की कमाई के ऊपर जाए, लोग एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, लिंक देते हैं कि आप इस लिंक के ज़रिए इन्वेस्ट करिए, उसमें उनके पास में कमीशंस आते हैं, वो आप ही के पॉकेट से तो जा रहा। डायरेक्टली 6 घंटे का इन्वेस्टमेंट करके अगर आपके जीवन में आपके लिए 6 घंटा नहीं है, तो कमेंट करके कोई सवाल हमसे मत पूछें। बहुत सिंपल है, आपके जीवन में आप अगर सीरियस हो अपने पैसे को लेके, बचत आपने करी, नौकरी आपने करी, पैसे आपने कमाए हैं। अगर 6 घंटा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपकी लाइफ चेंज होती है। 7 नंबर के बाद अब आती है बारी 8 नंबर की। 8 नंबर पे बात आती है कि अपना एडवाइज़र चुनिए। हू कैन बी योर एडवाइज़र? आपके पास सेविंग तो आपने कर ली, सेविंग के साथ बहुत सारे आपके पास जो भी पैसे हैं, इसको इन्वेस्ट कैसे करना है, इसकी भ्रांतियाँ हैं। किसी को लगता है कि म्यूचुअल फंड की सिप कर लूँ, 5 साल के लिए सिप कर लूँ, कोई कहता है 2 साल ट्राई कर लूँ, कोई कहता है इंश्योरेंस में इन्वेस्ट करके देख लूँ, कोई कहता है कि मैं सीए से पूछ लूँगा। आपका एडवाइज़र कौन है? क्या इंडिया में एडवाइज़र हैं? क्या इंडिया में फाइनेंशियल एडवाइज़री की पढ़ाई होती है? मैंने तो नहीं देखा आज तक। एक कोर्स हो जो फाइनेंशियल एडवाइज़र बनाता हो। इंडिया में कोई ऐसा कोर्स नहीं है जो आपको फाइनेंशियल एडवाइज़री की तरफ ले जाता हो। लोगों ने इसको सीखा और हर कोर्स को किसी न किसी जानकार व्यक्ति ने बनाया। मैंने जब सीएफपी किया, यूएस का सर्टिफ़िकेशन है। क्यों किया? इसीलिए कि प्लानिंग पहले या इन्वेस्टमेंट? प्लानिंग पहले होती है। भई आपको आपका एडवाइज़र चुनना है,
जो आप में इंटरेस्ट रखता हो, वो अपने आप में न्यूट्रल हो, किसी भी प्रोडक्ट से उसने शादी नहीं कर रखी हो, उसने नहीं तय कर रखा हो कि नहीं मैं तो पहले से इनको एक डॉक्टर के तौर पे पहले से डिसिप्लिन ही देने वाला हूँ, पहले से इनको एक दवाई तय कर ली है, यही वाली दवाई देने वाला, नहीं। जो व्यक्ति आपके भले की सोच सकता है, ही कैन बी योर एडवाइजर, देयर इज नो वन हु इज योर एडवाइजर। इंश्योरेंस एजेंट, म्यूचुअल फंड एजेंट या फिर सीएस के पास में अगर मैं बात करूं तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, नॉर्मली दे आर नॉट एडवाइजर्स। आप अपना एडवाइजर खुद बन सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं। नॉर्मल एक अच्छा अगर एडवाइजर आप लेने जाते हैं तो जो कॉस्टिंग आती है दैट इज 1 लाख टू 3 लाख रुपीस ईयरली, और अगर उसी को आप अपने आप करते हैं तो महज कुछ हजारों में आप अपने लिए फाइनेंशियल प्लान खुद बना सकते हैं और ईयर ऑन ईयर उसी पे चल सकते हैं। रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करना है, कौन कर सकता है आपके लिए? आप कोई फाइनेंशियल डिसीजन डेली बेसिस पे लेते हैं, कौन डे टू डे आपको हेल्प करेगा? बड़े अमीर लोगों की हेल्प करते हैं वो एडवाइजर्स, वहां पे होते हैं जहां 5-5 लाख रुपए महीने के जाते हैं, दे कीप एडवाइजर्स, बट मिडिल क्लास को ये नहीं मिलेगा। सो यू नीड टू चूज योर एडवाइजर कि आप उसकी जिम्मेदारी लोगे या नहीं। आप नहीं लोगे तो भूल जाओ, सेविंग करना भी फिर अपने आप में जो भी होगा, भविष्य भाग्य पे जो लिखा होगा भविष्य में वही होगा। बट मुद्दा ये है कि यू नीड टू टेक अ डिसीजन कि ये पैसा कौन मैनेज करेगा, हु विल बी योर एडवाइजर। सो आपका पैसा आप ही मैनेज कर सकते हैं। देन बारी है 9th नंबर की। 9th नंबर में आपको वेल्थ बनाने के लिए सबसे पहले चेक करना पड़ेगा सारे अपने इन्वेस्टमेंट्स को। आपकी उम्र 30 की हो, 40 की हो, 45 हो, 60 की हो, 65 की हो, इवन इफ यू आर एट द एज ऑफ 70, आपको अपने हर एक इन्वेस्टमेंट को चेक करना पड़ेगा। इफ यू हैव टेकन एडवाइस फ्रॉम एनी ऑफ दीज एडवाइजर्स, सो कॉल्ड एडवाइजर्स, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट गलत है और आप अपनी सेविंग्स को गड्ढे में डाल रहे हो। तो अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक कर लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट सही है या गलत आपकी लाइफ के लिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट अपने आप में अच्छा हो सकता है। कई बार लोग आके पूछते हैं पीपीएफ कैसा है? मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, लेकिन आपके लिए अच्छा है या नहीं पता नहीं। सो यू नीड टू चेक द सूटेबिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। तो सूटेबिलिटी है सही आपके लिए तो उसको रखिए, नहीं है तो अगली किस्त क्यों देनी है? तो अपने-अपने इन्वेस्टमेंट्स को चेक करिए और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने मनी मैनेजमेंट को अपने हाथ में लें। बस मेरा यही मैसेज होगा लास्टली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।